नमस्कार। विधान के संबंध में पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे अधीनस्थ विधानों के प्रकार के बारे में। पहले तो जानेंगे अधीनस्थ विधान कौन बनाता है और कितने प्रकार हैं। वर्तमान में जो एक जनरल टेंडेंसी ये है कि जो विधायिका होती है, चाहे संसद हो या राज्य के विधानमंडल, ये किसी विषय पर कानून बनाकर मूल रूप से मोटे तौर पर नीति का निर्माण कर देती है और उस नीति से संबंधित विभिन्न नियम जो होते हैं, डिटेल में जो नियम बनाने होते हैं व्यापक स्तर पर, उसकी शक्ति प्रशासनिक अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर दी जाती है, यानी हस्तांतरित कर दी जाती है, डेलीगेट कर दी जाती है। इस प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन जो नियम, विनियम, उपनियम या उपविधियां, बाई लॉज बनते हैं, उन्हें अधीनस्थ विधान कहते हैं। सामंड ने अधीनस्थ विधान के 5 प्रमुख प्रकार बताए हैं, जिनमें सबसे पहला है उपनिवेशिक विधान, कॉलोनियल लेजिस्लेशन। ब्रिटिश राज में जो कॉलोनीज थी, जो उपनिवेश थे, उन्हें स्वशासन की शक्ति प्राप्त थी, यानी वो अपने दैनिक प्रशासन के लिए स्वशासन की शक्ति का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ विधान का निर्माण करते थे। और अधीनस्थ विधान जो होते थे वो ब्रिटिश संसद के डायरेक्ट नियंत्रण में होते थे, उनके अधीन होते थे। जो ये उपनिवेश जो विधियां बनाते थे, उनका इंग्लैंड की संसद निरसन कर सकती थी, यानी उन्हें रिपील कर सकती थी, संशोधन कर सकती थी, उनमें परिवर्तन कर सकती थी। यानी सारे जो अधिकार होते थे उस विधि से रिलेटेड, वो सारे इंग्लैंड की संसद के पास होते थे। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो इंग्लैंड की जो संसद थी उसने उपनिवेशों को सीमित मात्रा में शक्ति प्रदान कर रखी थी। प्रत्यायोजित शक्ति के विषय में एक नियम है कि प्रत्यायोजित शक्ति का पुनः प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। यानी एक व्यक्ति, कानून के संबंध में नियम है कि अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे को अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन कर देता है तो वो दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को उस शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं कर सकता। लेकिन ये नियम उपनिवेशिक विधान पर लागू नहीं होता था, क्योंकि इंग्लैंड की जो संसद थी वो उपनिवेशों को अपना प्रतिनिधि नहीं मानती थी। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो उपनिवेशक विधायक थे, विधानमंडल थे, वो अपनी प्रत्यायोजित शक्ति को अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकते थे। जब उपनिवेश समाप्त हो गए तो इस प्रकार की विधि का कोई महत्व नहीं रह गया है। दूसरा है कार्यपालिकीय विधान, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। कार्यपालिका जो है, एग्जीक्यूटिव, इसका मुख्य कार्य है प्रशासनिक विभाग जो होते हैं उनके कार्यों का संचालन करना। प्रशासन के जो दैनिक कार्य होते हैं और जो उस प्रशासन से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं, एग्जीक्यूट कौन करती है उनको? कार्यपालिका। तो प्रशासकीय कार्यों के उचित प्रकार के संचालन के लिए विधायिका या संसद द्वारा कार्यपालिकों को विधायी शक्ति यानी कानून बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है। और इस प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन कार्यपालिका जो कानून बनाती है, उन्हें संसद का समर्थन प्राप्त होता है। वो संसद के प्रत्यायोजन की जो क्लॉज है, डेलीगेशन क्लॉज है, उसके द्वारा वैधानिकता, लेजिटिमेसी प्राप्त करती है। परंतु जैसा कि अधीनस्थ विधान के संबंध में है कि कभी भी संसद इन कार्यपालिकीय विधानों को निरसित कर सकती है, संशोधित या परिवर्तित कर सकती है, विखंडित कर सकती है किसी भी समय। कार्यपालिकीय विधान बनाना जो है वो नियम बनाने के संबंध में हो सकता है, विनियम यानी रेगुलेशन बनाने के संबंध में, या उपविधियां बनाने, बाई लॉज बनाने के संबंध में हो सकता है। भारत में कार्यपालिकीय विधान के कुछ उदाहरण देखें तो इसमें है मूल्य निर्धारण,
दूसरा टैक्सेशन कराधान के बारे में, मार्केट के लिए जगह, ये जगह फला मार्केट के लिए हुई, फला बाजार यहाँ लगेगा, फला फला। और संविधि के अधीन निगमित निकाय की घोषणा करना कि ये निकाय निगमित होगा। ये कुछ उदाहरण हैं जो भारत में कार्यपालिका विधान को प्रतिनिधित्व करते हैं उनका। तीसरा है न्यायिक विधान, जुडिशियल लेजिस्लेशन। कुछ मामलों में, कुछ दशाओं में, कंडीशंस में न्यायपालिका को भी विधायक शक्ति प्रत्यायोजित की जा सकती है। तो इस शक्ति के अधीन जो वरिष्ठ न्यायालय होते हैं वो अपनी न्यायालय की जो प्रक्रिया है उसको रेगुलेट करने के लिए, विनियमित करने के लिए नियम बनाते हैं। इसका एक उदाहरण है सीपीसी, सिविल प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड के अधीन हाई कोर्ट्स को, उच्च न्यायालय को ये अधिकारियता प्राप्त है कि वह अपने लिए तथा उसके अंडर में आने वाले जितने भी सिविल न्यायालय हैं उनकी प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए, कि उनकी प्रक्रिया किस प्रकार की होगी, उस पर किस प्रकार कंट्रोल करेगा, इसके लिए वो नियम बना सकते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 145 में उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को, और अनुच्छेद 227 में हाई कोर्ट को, उच्च न्यायालय को न्यायालय की प्रक्रिया और कार्यविधि के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसके अंतर्गत नियम बनाने के कुछ उदाहरण जिसके बारे में वो न्यायालय नियम बना सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वकीलों की जो वकालत करने वाले व्यक्ति हैं उनके बारे में नियम बना सकते हैं। अपील की प्रक्रिया क्या होगी, उसके लिए शुल्क क्या होगा, उसकी सीमावधि क्या होगी। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जो कार्यवाहियाँ की जाएंगी उसके लिए, उससे संबंध में नियम बना सकते हैं। उच्च न्यायालय में मामले किस प्रकार ट्रांसफ़र किए जाएंगे एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को, या उच्च न्यायालय से जो प्रमाणित होकर दांडिक मामले आते हैं अपराधों से संबंधित, उनके विरुद्ध अपील के बारे में नियम, स्वयं के निर्णय के पुनर्विलोकन, रिव्यू के बारे में जो नियम बना सकती है, कार्रवाई के संबंध में खर्चे और शुल्क क्या देना चाहिए उसके संबंध में, जमानत स्वीकार की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, जमानत के संबंध में नियम बना सकते हैं, कार्रवाई पर रोक लगाने के संबंध में। ये कुछ उदाहरण हैं जिनके बारे में न्यायालय सुप्रीम कोर्ट 145 के अंतर्गत और हाई कोर्ट 227 अनुच्छेद संविधान के, इनके अंतर्गत नियम बना सकती है। और ये नियम अधीनस्थ विधान के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनके लिए न्यायालय को संसद द्वारा विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन कर दिया जाता है। यह एक बात ध्यान देने योग्य है कि अनुच्छेद 145 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट जो नियम बनाते हैं उस पर दो सीमाएं हैं। पहला तो है कि ये नियम संसद जो विधि बनाती है उसके अधीन होंगे, और दूसरा इसके लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन आवश्यक होगा। इसमें इससे संबंधित न्यायिक विधान से संबंधित एक वाद है, प्रेमचंद गर्ग बनाम आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 145 के अंतर्गत निर्मित एक नियम को इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया क्योंकि अनुच्छेद 32 में दिए गए संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से असंगत था और इसमें याचिका के खर्चे के लिए प्रतिभूति जमा कराने की अपेक्षा की गई थी। तो इस प्रकार इन नियमों पर सुप्रीम कोर्ट का नियंत्रण होता है और संसद द्वारा उन्हें इस प्रकार की विधायी शक्ति प्रदान की जाती है। चौथा है नगरपालिका विधायन, म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन। नगरपालिका के प्राधिकरणों को भी अपने अधीनस्थ जो आते हैं, उनके स्थानीय क्षेत्र जो आते हैं, उनके लिए विशेष विधियां बनाने की अधीनस्थ शक्ति नगरपालिका विधियों द्वारा प्रत्यायोजित की जाती है। और इन शक्तियों द्वारा प्राप्त इन विधियों द्वारा जो शक्ति प्राप्त होती है नगरपालिका को, वो उसके द्वारा उपविधियां, बाई लॉज बना सकते हैं जो अधीनस्थ विधान का ही एक रूप होती है। इसके बाद है पांचवा और अंतिम जो सामान्य अधीनस्थ विधायन का जो स्वरूप बताया है, प्रकार बताया है, स्वायत्त निकायों द्वारा विधान, लेजिस्लेशन बाय ऑटोनोमस बॉडीज़। ऑटोनोमस बॉडीज़, स्वायत्त निकाय वे होते हैं जो अपने नियम स्वयं बनाते हैं
और वो स्वयं ही उसे प्रवर्तित करवाते हैं वहाँ। जैसे विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो ऑटोनॉमस बॉडीज़ होती हैं, वो अपने जो कार्य क्षेत्र है उसके संबंधित नियम स्वयं बनाते हैं और रेगुलेशन भी, उसको नियंत्रित भी, उसको विनियंत्रित और उस पर कंट्रोल भी यूनिवर्सिटीज़ का ही रहता है। अधिकांश अधिनियमित विधियां जो होती है वो राज्य की संप्रभु शक्ति यानी विधायिका द्वारा ही लागू की जाती है, परंतु कुछ दशाएं ऐसी है जिसमें अशासकीय शक्तियों को भी, स्वायत्त निकायों को भी कानून बनाने की शक्ति प्रदान की जाती है। तो इस शक्ति के अधीन जो प्राइवेट निकाय या व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एक निश्चित सीमा तक कानून बनाता है, उसे अधीनस्थ विधायन की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे विश्वविद्यालय की बात अभी आपको बताई कि विश्वविद्यालय अपने सदस्यों को आबद्ध करने के लिए, उसे बाउंड करने के लिए कानून बना सकते हैं। इसी प्रकार बिजली विभाग या रोडवेज विभाग अपने कर्मचारियों के कार्य विनियमित करने के लिए उपविधियां बना सकते हैं। पंजीयन कंपनियां, रजिस्टर्ड कंपनी जो होती है, उनको भी अपने कारोबार को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक उपनियम बनाने की अधिकार शक्ति रहती है। तो इस प्रकार आज जो हमने बात की अधीनस्थ विधायन और उसके प्रकार के बारे में, अधीनस्थ विधायन के अंतर्गत विधायिका अपनी विधायी शक्ति, कानून बनाने की शक्ति को प्रत्यायोजित कर देती है। तो इस प्रत्यायोजन शक्ति के फलस्वरूप जो अधीनस्थ निकाय कानून बनाते हैं वो अधीनस्थ विधान के अंतर्गत आते हैं। सामान्य ने इसके 5 प्रकार बताए हैं। पहला तो है उपनिवेशिक विधायन, जो उपनिवेश के समय लागू होता था। आज इसका महत्व नहीं रह गया है क्योंकि लगभग सब जगहों से विश्व में उपनिवेश, कॉलोनियल सिस्टम खत्म हो चुका है, औपनिवेशिक पद्धति। दूसरा है कार्यपालिका विधायन, जो कार्यपालिका अधीनस्थ शक्ति के विधायी जो प्रत्यायोजित शक्ति होती है उसके द्वारा जो कानून का निर्माण करती है। तीसरा है न्यायिक विधायन, कुछ दशाओं में न्यायालय को भी विधान बनाने की, नियम बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है। और चौथा है नगरपालिका विधायन और 5वां है स्वायत्त निकायों द्वारा विधायन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।